हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास का जो अगस्त मंथ में फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम का जो साइंस का पेपर हुआ है, उस पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सभी के कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया 10th साइंस बिहार बोर्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम 24 अगस्त 2024। यानी जो क्या है 24 अगस्त है। तो आज जो आप लोग का साइंस का पेपर हुआ है, उस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए दिया प्रदीप, बी दिया प्रकाश स्रोत, सी दिया प्रकाश पुंज, डी दिया प्रकिरण। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, किरण पुंज बोले या प्रकाश पुंज बोले, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम? तो प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है? 2 नियम। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया अवतल दर्पण, बी दिया उत्तल दर्पण, सी दिया अवतल लेंस, डी दिया उत्तल लेंस। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया है, लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो दर्पण का आवर्धन क्या होता है? एम बराबर होता है माइनस वी बटा यू। और लेंस का क्या होता है? तो लेंस का होता है एम बराबर वी बटा यू। तो जब लेंस का पूछा है तो लिखेंगे वी बटा यू। तो किस ऑप्शन में दिया वी बटा यू? तो ऑप्शन नंबर दिया है डी। तो डी क्या टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अपसारी लेंस में क्या होता है? समांतर किरण पुंज को फैला देता है, तो होता है अवतल लेंस। तो ऑप्शन ए दिया अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए दिया अवतल लेंस, बी दिया उत्तल लेंस, सी दिया समतल अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो? बी। तो बी टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। मानिए कोई भी लेंस ले, मानिए उत्तल लेंस लेते हैं, तो एक इस सतह का वक्रता केंद्र होता है, एक इस सतह का वक्रता केंद्र होता है। क्योंकि लेंस में 2 सतह होते हैं, इसलिए 2 वक्रता केंद्र होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन ये, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ऑप्शन ए एक समान होती है, बी भिन्न भिन्न होती है, सी ए और बी दोनों, डी दी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी भिन्न भिन्न। हम पढ़ते लोग भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? एच डैश बटा एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो ये ऊंचाई है, इसका भी मात्रक मीटर होगा, इसका भी मात्रक मीटर। तो सेम है, तो कॉर्ड कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? आवर्धन में कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक मात्रक ही राशि है। ओके, तो ऑप्शन ए दिया है मीटर, बी दिया सेंटीमीटर, सी दिया मिलीमीटर, डी दिया है मात्रक विहीन। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यूनिटलेस होगा। क्या होगा? यूनिटलेस होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो जो पर्दा पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है। तो ऑप्शन ए दिया है वास्तविक प्रतिबिंब, बी दिया भाषी प्रतिबिंब, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो सर फिर उल्टा होता है तो हमें सीधा कैसे दिखाई देता है? तो उसको ऑलरेडी क्या किया गया रहता है, जो प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर, उस प्रोजेक्टर में उल्टा सेट किया रहता है। तो उल्टा का मतलब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। अच्छा समझिए, वस्तु हम इस तरह रखें सीधा, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा ना। अब मान पहले से वस्तु ही उल्टा रहे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? जब इस उल्टा के सापेक्ष क्या होगा? सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके ऐसे एडजस्ट किया जाता है ना कि जो पर्दा बनता है उल्टा प्रतिबिंब हमें सीधा दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया में क्या कहते हैं? तो हम पढ़े चलो संक्षारण से बचाव का उपाय। तो उसमें पढ़े चलो इस्पात और लोहा की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जिंक का परत चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यशत लेपन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए दिया संक्षारण, बी दिया गेल्वनीकरण, सी दिया विद्युत लेपन, डी दिया विद्युत अपघटन। तो हम तो पढ़ते यशत लेपन। तो यशत लेपन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? गेल्वेनाइजेशन बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक करें, यानी गेल्वनीकरण। क्या बोलेंगे? गेल्वनीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। अब लोग एक बात पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आता है, गर्म होता है तो क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग का होता है। किस रंग का होता है? धूसर, धूसर यानी ग्रे रंग का होता है। तो ऐसा ग्रे रंग का क्यों होता है? तो आप पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड AgCl। प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है? इसका वियोजन होता है, Ag + Cl2 ऐसा हो जाता है। संतुलित करके यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। ओके, तो इस रिएक्शन का रंग क्या होता है? रियल में होता है, ये किस रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में किस रंग का होता है? ग्रे रंग का होता है, धूसर रंग का होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए श्वेत होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? जान लीजिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। यही बोला, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है? तो हम क्या बोलेंगे? धूसर हो जाता है। क्या होता है? धूसर। ओके, 13 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस निकलता है जब अम्ल से धातु को अभिक्रिया करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए दहन। तो हम जानते हैं दहन क्या होता है, दहन प्रक्रिया में O2 से रिएक्शन होता है तो पदार्थ जलता है, तो दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अवक्षेपण, तो अवक्षेपण में ऑक्सीकरण से कोई लेना देना नहीं है। भोजन का पचना, श्वसन, ये सब क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 3 ऑप्शन में क्या होगा? बी। तो बी यानी क्या है? अवक्षेपण। अवक्षेपण का ऑक्सीकरण से कोई मतलब नहीं है। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई तत्व किसी अन्य तत्व उस यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसे सामान्य रूप पढ़ोगे, मान लीजिए कोई ए तत्व है, बीसी कंपाउंड है, तो क्या करे, ए बी को बाहर कर देगा, क्या बनेगा? AC + B बनेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, आयरन कॉपर सल्फेट से क्या कर रहा है? कॉपर को बाहर कर देना। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। ये वाला क्या है? वियोजन अभिक्रिया। पढ़े होंगे लोग। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। 16 देखते हैं। 16 दिया, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो हम जानते हैं अम्ल और क्षार लवण और जल बनाते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है प्रबल अम्ल, गलत। बी दिया है प्रबल क्षार, गलत। सी दिया है क्षार, गलत। डी दिया है लवण। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या टिक करेंगे? डी। यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? सामान्यतः अम्लीय होते हैं, हालांकि उदासीन भी होते हैं, परंतु अधिकांश क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया अम्लीय, बी दिया है क्षारीय, सी दिया उदासीन, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या टिक करेंगे? ए टिक करेंगे। यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बाबू? क्षारीय होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो किस विलयन लिया? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी। इसे कहानी क्या है? तो हम मार्केट से क्या लेते हैं? चूना लेते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, CaO। CO किस अवस्था में? ठोस अवस्था में होता है। इसको हम लोग डालते हैं पानी में, H2O में, तो क्या बनता है? यहाँ पर बनता है विलयन। किसका विलयन बनता है? CaOH का होल 2 का विलयन बनता है। तो ये विलयन एक क्वेश्चन में लिख देंगे, एक ही लिख देंगे। ओके, अब देखिए, मार्केट से क्या लाए? चूना। चूना को डाल दिए पानी में, तो बने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। ये कैसा अभिक्रिया होता है? उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है। अभी रिएक्शन देखे भी होंगे तो। अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाने, इसी विलयन का उपयोग हम दीवार पर सफेदी करने के लिए करते हैं। तो फिर दीवार पर सफेदी करते हैं, तो दीवार पर किसका रहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो जिस दिन दीवार का सफेदी करते हैं ना, उस दिन दीवार में चमक नहीं आता है, 2-3 दिन बाद ऑटोमेटिकली चमक आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, और जब ये धीरे धीरे सूखता है तो क्या बना देता है? यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और प्लस H2 बना देता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर है ना, इसी लेयर के कारण क्या होता है? दीवार पर चमक आया था। दीवार पर क्या आता है? चमक आया है। और इत्तेफाक से संगमरमर का भी सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। ओके, चलिए, तो ये रहा दीवार पर जो हम लोग सफेदी करते हैं ना, उसका यहाँ पर क्रिया भी दे रहा कि कैसे होता है, कैसे चमक आता है, क्या होता है। तो बट इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? किस विलयन का उपयोग करते हैं? तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलिए, इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसे बोलते हैं शुष्क चूना। क्या बोलते हैं? यानी बिना बुझा हुआ चूना। ये वाला क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। ये वाला क्या है? बुझा हुआ चूना। ओके, चलिए, 13 क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, NaOH है। तो NaOH इसमें हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये क्या है? क्षार है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। बी दिया अम्ल, सी दिया लवण। तो नहीं, क्योंकि हम जानते हैं क्षार क्या होता है? जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो NaOH क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसलिए क्या है? क्षार। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? वो होता है छोटी आंत, जिसे हिंदी में हम लोग उसका एक और नाम है क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया? अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रसनल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्षुद्रांत्र से बोलते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत कभी कभी ऑप्शन में क्या लिखता है? क्षुद्रांत्र लिखता है। तो छोटी आंत भी हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र बोलते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? अब ध्यान देंगे, ऑप्शन ए दिया ग्लूकोज, बी दिया स्टार्च, सी दिया प्रोटीन, डी दिया है फैटी एसिड। अब ध्यान देंगे, तो हम लोग पढ़े थे, लोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ओके, और पता है ये जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के बहुलीकरण से बनता है स्टार्च। क्या बनता है? स्टार्च। तो स्टार्च का एक प्रकार का बहुलक है, और इसका सबसे छोटा इकाई क्या है? तो सबसे छोटा इकाई है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ग्लूकोज इकट्ठा करते हैं, माने बनाते हैं ग्लूकोज। जब इसको इकट्ठा करते हैं किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो जमा किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। अब स्टार्च के रूप में जमा हो गया, फिर मान लीजिए उन्हें यूज करना है, तो स्टार्च के अपघटन से क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि स्टार्च क्या है? ग्लूकोज का बहुलक है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्टार्च का निर्माण करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ऑप्शन ए मधुमेह, ये किसी कमी से होता है? इंसुलिन कमी से होता है। एड्स से आप लोग पढ़ेंगे लैंगिक संचारित रोग, एसटीडी से बोलते हैं तो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। तो एड्स का आयोडीन से कोई लेन देन नहीं है। सी दिया घेंघा रोग, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी क्या टिक कर देंगे? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन क्रिया में क्या होता है? तो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज MC6 H12O6 ग्लूकोज का उपचयन होता है तो क्या बनता है? CO2 बनता है, H2O बनता है और क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। इसे संतुलित आप कर सकते हैं। तो हम पढ़े थे श्वसन प्रक्रिया, वायु श्वसन में ही नहीं पढ़े थे लोग कि ग्लूकोज का उपचयन होता है तो CO2 H2O और ऊर्जा बनता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है? CO2 H2O, H2O ऊर्जा, CO2 H2O ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया को श्वास नली बोलते हैं। ओके, तो ट्रेकिया बोले या श्वास नली बोले तो किस जीव का है? पाइला, हाइड्रा, कॉकरोच। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, कॉकरोच। तो कॉकरोच का श्वसन अंग क्या होता है? वो ट्रेकिया होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। रक्त क्या है? तो हम जानते हैं रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। देखिए तो ऑप्शन ए दिया ऊतक भी दिया, कोशिका से दिया पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऊतक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गॉड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गॉड कोशिका की आंतरिक भित्ति क्या होती है? मोटी होती है और लचीली होती है, यानी मजबूत होता है बाहरी की तुलना में। तो क्या होगा? भीतरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इनर। तो गॉड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इनर भित्ति, यानी क्या बोलते हैं? भीतरी जो होता है ना भित्ति, वो क्या होता है? मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो हेट्रोक्राइन इसे क्या बोलते हैं? विविध क्रिय ग्रंथि बोलते हैं। हेट्रोक्राइन एक इंग्लिश टर्म है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विविध क्रिय। तो विविध क्रिय ग्रंथि मैंने क्या हुआ? बहुत से कार्य करता है। हालांकि पता है दो प्रकार स्राव करता है, अंतःस्राव भी करता है, बाह्य स्राव भी करता है। इसे आप लोग पढ़ेंगे लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या करता है? तो अग्नाशय इंसुलिन का भी स्राव करता है और पाचक एंजाइम का भी स्राव करता है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अग्नाशय एक प्रकार क्या है? हेट्रोक्राइन यानी विविध क्रिय ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है? ऑप्शन नंबर ए दिया सेरिबेलम। तो सेरिबेलम भी होगा। ऑप्शन बी दिया है क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम, सेरिब्रम। तो ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? सेरिबेलम होगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तो ऑप्शन ए न्यूरॉन। तो तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए तो ये रहा आज का जो आप लोग का एग्जाम हुआ है साइंस का। उस साइंस के पेपर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।